गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव VRB एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे मेटल एंड नॉन मेटल, जिसमें मेटल वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम नॉन मेटल पढ़ेंगे, यानी कि अधातु। नॉन मेटल्स अधातुएं। अधातु क्या होती है? वे पदार्थ जिनमें धात्विक गुणों का अभाव होता है उन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं। धात्विक गुणों में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो धातु होती हैं वे कठोर अवस्था में पाई जाती है और उसमें धातुओं में चमक का भी गुण पाया जाता है, यानी कि जो धातु हमारी वो चमकती है और हमेशा ठोस होती है। और जो धातु होती है उनमें तन्यता का भी गुण पाया जाता है, यानी कि धातुओं से हम लंबे तार खींच सकते हैं और उनमें ध्वनि उत्पन्न करने का भी गुण पाया जाता है। और जो धातुएं हमारी होती हैं वो विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती है। लेकिन जो हमारी अधातु होती है उनमें धातुओं के विपरीत गुण पाए जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अधातु किसे कहते हैं। वे पदार्थ जिनमें धात्विक गुणों का अभाव पाया जाता है। उन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं। और अधातु होती है हमारी अधिकतर या तो गैसीय अवस्था में होती है या फिर वो सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट मतलब नरम अवस्था में होती है। अधिकतर गैस होती है। सॉफ्ट मतलब नरम होती है ये। और अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है और ये मुलायम एवं भंगुर मतलब ब्रिटल, जिसे हम हथौड़े से चोट करने पर वे टूट जाती है, वो भंगुर अवस्था होती है। अधातु हमारी मुलायम एवं भंगुर होती है। भंगुर जिसे हम ब्रिटल भी कहते हैं। अधातुओं पर चोट करते हैं तो वो टुकड़ों में बिखर जाती है। मुलायम एवं भंगुर होती है ये, और इनमें चमक नहीं होती है। और अधातुओं में तन्यता का भी गुण नहीं पाया जाता और ये अधातु हमेशा ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। अधातु तन्यता रहित होती है। ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यह हमेशा ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। और जो हमारी मेटल्स तो हमारी S ब्लॉक में आती थी और D ब्लॉक और F ब्लॉक में, लेकिन जो हमारी नॉन मेटल्स है वे P ब्लॉक में आती है। इसका एक अपवाद है हाइड्रोजन, जो हमेशा S ब्लॉक में आता है। और ये जो आवर्त सारणी थी उसके बाईं तरफ रखा जाता है हाइड्रोजन को। अधातु हमारी आवर्त सारणी में P ब्लॉक में आती है। अपवाद है इसका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वो आवर्त सारणी में बाईं तरफ आती है और वो S ब्लॉक में आती है। हाइड्रोजन एक ऐसी अधातु है जो आवर्त सारणी के बाईं तरफ आती है और बाकी सभी अधातु P ब्लॉक में आती है और आवर्त सारणी के दाईं तरफ आती है। तो सबसे पहले हमने अधातु की परिभाषा में हमने पढ़ा कि वे पदार्थ जिनमें धात्विक गुणों का अभाव होता है उन्हें हम अधातु कहते हैं।
और जो हमारे ये धातु होते हैं वो अधिकतर गैस होती हैं और सॉफ्ट होती हैं, और ये मुलायम एवं भंगुर होती है, और इनमें अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती, और अधातुएं वो तन्यता रहित होती है, इनमें मेलेबिलिटी का गुण नहीं पाया जाता, इनसे लंबे तार नहीं बनाए जा सकते, और यह अधातुएं उष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है, और अधातु पी ब्लॉक में आती है, और इसका अपवाद है हाइड्रोजन जो एस ब्लॉक में आता है। अब हम पढ़ेंगे अधातुओं के भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। भौतिक गुण में सबसे पहले हम भौतिक अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल स्टेट। जो अधातु हमारी तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में। जो कार्बन होता है वो तो ठोस अवस्था में पाया जाता है, और जो एक ऐसी अधातु है जो हमारी द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है हमारी ब्रोमीन अधातु, और गैसीय अवस्था में हमारा हाइड्रोजन पाया जाता है। जो हमारे अधात्विक एलिमेंट होते हैं, अधात्विक तत्व, ठोस, द्रव व गैसीय तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तीनों अवस्थाएं होती है ठोस, द्रव और गैस। कार्बन तो हमारा होता है ठोस। एग्जाम्पल के लिए कार्बन ठोस होता है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में, और जो हाइड्रोजन है वो हमारा गैसीय अवस्था में। हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में होता है, कार्बन ठोस होता है, और ब्रोमीन द्रव अवस्था में, और हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में होता है। यह हमने भौतिक अवस्था के बारे में पढ़ा। और जो अब दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे हम भौतिक गुणों में, जो हमारी अधातु होती है वो चमक विहीन होती है और मुलायम एवं भंगुर होती है। जो ठोस अधातु होती है, ठोस अधातुएं चमक विहीन, मुलायम एवं भंगुर होती हैं। जो ठोस धातु होती है वो चमक विहीन होती है और मुलायम होती है और भंगुर होती है। और ठोस धातु में हमारी आती है, ठोस धातु में हम पढ़ेंगे डायमंड। डायमंड हमारा ठोस होता है, और आयोडीन भी ठोस होता है। आयोडीन यानी कि नमक हमारा ठोस अवस्था में होता है। तो ठोस धातु आएंगे हमारी, एक तो हीरा, एक आयोडीन। ठोस धातु तो हमारी हीरा हो गई और आयोडीन। और क्या होती है ये धातुएं? चमकविहीन, नहीं सॉरी, और इनमें बाकी जो है धातु होती है वो तो चमकविहीन होती है, लेकिन जो हमारा हीरा और आयोडीन है वो उसमें चमक का गुण पाया जाता है। ये दोनों चमकते हैं। इनमें ये हमारी क्या है? चमकने वाली धातु है। जो हमारी आयोडीन और हीरा है, नमक भी हमारा चमकता है और हीरा भी हमारा चमकता है। तो ये दोनों धातुएं क्या होती है? चमकती है। और एक और आता है चमकने वाला पदार्थ, व्हाइट फॉस्फोरस। जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है वो भी हमारा चमकता है।
और ये भी किस में आता है, अधातु में शामिल है। इसको भी अधातु में शामिल किया गया है, व्हाइट फॉस्फोरस को। ये भी कई बार एग्जाम में आज पूछ लिया जाता है, ऑप्शन में दे दिया जाता है कि कौन से पदार्थ में चमक का गुण पाया जाता है, तो ऑप्शन में दे दिया जाता है व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। तो हमारा आंसर आएगा व्हाइट फॉस्फोरस, क्योंकि ये चमकता है। इसलिए आयोडीन हो गया एक तो हमारा, और एक हीरा हो गया, और एक व्हाइट फॉस्फोरस हो गया, जो हमारी चमकने वाली अधातु है। तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे, जो हमारी अधातु होती है वो उष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। उष्मा एवं विद्युत की कुचालक, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारी धातु थी तो वो तो हमारी उष्मा एवं विद्युत की सुचालक थी, लेकिन जो अधातु है उनमें उष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। इसका एक अपवाद है, जो कार्बन का अप्रूप ग्रेफाइड होता है वो हमेशा उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। अधातुएं विद्युत एवं उष्मा की कुचालक होती है। अपवाद है हमारा कार्बन का अप्रूप ग्रेफाइड। कार्बन का अप्रूप ग्रेफाइड क्या होता है, हमारा विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है। और बाकी नॉन मेटल क्या होती है, विद्युत एवं उष्मा की कुचालक होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, जो हमारी अधातुएं वो तन्यता रहित एवं अनुनाद रहित होती है। तन्यता रहित एवं अनुनाद रहित, यानी कि नॉन डक्टाइल एंड नॉन सोनोरस। तन्यता रहित मतलब कि जो अधातु होती है उनको पतली चादरें बनाकर हम उनसे तार नहीं खींच सकते हैं। और अनुनाद रहित मतलब कि जो धातुएं तो हमारी चोट करने पर आवाज उत्पन्न करती है, लेकिन अधातुओं में ऐसा गुण नहीं पाया जाता, यानी कि वो अनुनाद रहित होती है, कि जो अधातु हमारी ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। और अब अधातुओं में एक अपवाद है कार्बन को छोड़कर बाकी में ये गुण नहीं पाया जाता। अधातुएं हमारी तन्यता रहित एवं अनुनाद रहित होती है, इस कार्बन को छोड़कर। कार्बन को छोड़कर शेष अधातुओं में यह गुण नहीं पाया जाता। जो कार्बन होता है वो हमारा, उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारी, अधातुओं का निम्न गलनांक एवं क्वथनांक होता है, यानी कि लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। निम्न गलनांक एवं निम्न क्वथनांक। जो धातु थी हमारी उनका गलनांक एवं क्वथनांक हाई होता था, लेकिन जो अधातु होती है उनका गलनांक एवं क्वथनांक लो होता है। लेकिन इसका अपवाद है कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट तथा बोरोन।
ये 4 नॉन मेटल ऐसी है जिनका गलनांक एवं क्वथनांक हाई होता है। अपवाद है, एक तो कार्बन है हमारा, एक हीरा है, एक ग्रेफाइट तथा बोरोन। इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। एक तो कार्बन है, एक हीरा है, एक ग्रेफाइट और बोरोन। बाकी नॉन मेटल का लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है धातुओं की। भौतिक गुण में सबसे हम पहले पढ़ा कि भौतिक अवस्था यानी कि फिजिकल स्टेट। जो अधात्विक तत्व होते हैं वो ठोस, द्रव व गैसीय तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कार्बन हमारा ठोस अवस्था में होता है, ब्रोमीन हमारा द्रव में और हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में होता है। और जो ठोस धातु होती है वो हमारी चमकविहीन, मुलायम एवं भंगुर होती है। और ठोस धातु हमारी होती है, एक तो हीरा होती है, एक आयोडीन होती है। हीरा और आयोडीन हमारी ठोस धातु होती है और ये चमकती है। हीरा भी हमारा चमकता है और आयोडीन भी, और एक वाइट फॉस्फोरस भी चमकने वाली अधातु है। फिर हमने तीसरे नंबर पढ़ा कि जो अधातु होती है उष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। और अपवाद है इसका ग्रेफाइट। क्या वो होता है? ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है और कि वो हमेशा सुचालक होता है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर हमने पढ़ा अधातुएं तन्यता रहित एवं अनुनाद रहित होती है। और अपवाद है इसका कार्बन को छोड़कर, क्योंकि कार्बन में तन्यता का गुण पाया जाता है और बाकी सभी अधातुओं में यह गुण नहीं पाया जाता। फिर हमने पढ़ा अधातुओं का निम्न गलनांक एवं निम्न क्वथनांक होता है। और अपवाद है इसके कार्बन है, हीरा है, ग्रेफाइट है और बोरोन, क्योंकि इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब हम पढ़ेंगे अधातुओं के रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अधातुओं के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो अधातु होती है वे हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है और जो हमारी मेटल्स थी वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करती थी और जो कैटायन यानी कि धनायन होता है उसका निर्माण करती थी। और ये अधातुएं हमेशा ऋणायन बनाती है। फर्स्ट नंबर पर है जो अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। जो अधातु है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करती है। अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। यानी कि एनायन बनाती हैं। जो मेटल्स थी उनकी परमाणु की बाह्य कक्षा में तो 1 से 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते थे, और लेकिन जो हमारी अधातु होती है उनकी परमाणु की जो आउटर सेल होती है यानी कि बाह्य कक्षा होती है उसमें 4 से 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अधातुओं के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसका अपवाद है हाइड्रोजन व हीलियम, क्योंकि इनके बाह्य कक्षा में 1 व 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हाइड्रोजन व हीलियम। हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और हीलियम की बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और बाकी में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी अधातुओं में उच्च विद्युत ऋणात्मकता पाई जाती है, यानी कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अधातुओं में उच्च
विद्युत ऋणात्मकता। यानी कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा था कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यानी कि बाएं से दाएं जाते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ता जाता है, और जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे जाते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान घटता है। तो हमारी अधातुएं हैं वो पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में आती है, जो उसके पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में आता है। इसलिए इन नॉन मेटल का जो विद्युत ऋणात्मकता का मान हमेशा बढ़ता है। तो इनमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई जाती है। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी, जो अधातुएं हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। और ये अधातु ऑक्साइड हमेशा अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जो मेटल्स तो हमारी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करती थी, लेकिन जो नॉन मेटल वे हमेशा अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। और ये अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि इनकी एसिडिक नेचर होती है। जैसे कार्बन है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 गैस का निर्माण करता है, जिसकी नेचर अम्लीय होती है। ये हमेशा अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि ऐसी अधातु जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अत्यधिक अभिक्रिया करती है, इसलिए उनको जल में डुबोकर रखा जाता है। कई एग्जाम्पल के लिए फास्फोरस ऐसी अधातु है जो वायु से अभिक्रिया करके जलने लगती है, इसलिए फास्फोरस को हमेशा जल में डुबोकर रखते हैं ताकि वह जल ना सके, क्योंकि वह वायु से अभिक्रिया करती है, इसलिए उसको जल में डुबोकर रखा जाता है। ऐसी अधातु जो वायु में अत्यधिक अभिक्रियाशील होती हैं। और वे वायु से अभिक्रिया करके जलने लगती हैं, इसलिए उन्हें जल में डुबोकर रखते हैं। इसका एग्जाम्पल है फास्फोरस। जो फास्फोरस होता है वो अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है और वायु में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलने लगता है, इसलिए फास्फोरस को जल में डुबोकर रखा जाता है। क्योंकि यह वायु में अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है, यानी कि मोर रिएक्टिव होता है।
इसलिए फॉस्फोरस को हमेशा जल में डुबोकर रखते हैं, क्योंकि इसको वायु में खुला रखने पर यह जलने लगता है। तो ये हमने अधातुओं की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। सबसे पहले नंबर पर हमने पढ़ा कि अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके एनायन बनाती है, यानी कि ऋणायन बनाती है। और अधातुओं के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इसका अपवाद है हाइड्रोजन व हीलियम, क्योंकि इनकी बाह्यतम कक्षा में यानी कि आउटर सेल में 1 व 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पर हमने पढ़ा कि अधातुओं में उच्च विद्युत ऋणात्मकता पाई जाती है। तीसरे नंबर पर पढ़ा अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड का निर्माण करती है, और ये अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जैसे C+O2 CO2 का निर्माण होता है, और ये अम्लीय प्रकृति का होता है। फिफ्थ नंबर पर पढ़ा ऐसी अधातु जो वायु में अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है और जलने लगती है, और इसलिए उसको जल में डुबो कर रखा जाता है, और वो है हमारी फॉस्फोरस अधातु। क्योंकि फॉस्फोरस को वायु में खुला छोड़ने पर वह वायु से अभिक्रिया करके जलने लगती है, इसलिए इसको हमेशा जल में डुबो कर रखते हैं। ये हमने अधातुओं की भौतिक प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर हमने उनकी रासायनिक प्रॉपर्टी पढ़ी। अब हम हाइड्रोजन अधातु को पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर पर पढ़ेंगे हम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का केमिकल सिंबल होता है H। इसको H से डिनोट किया जाता है पीरियोडिक टेबल में, और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है, 1H1। और इस हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या भी 1 होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1, और न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 1-1, न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 0 होती है। इसलिए हाइड्रोजन एक न्यूट्रॉन विहीन तत्व है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 आती है। और इसको हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 में रखा गया है, ग्रुप 1 और पीरियड 1, यानी कि इसका आवर्त भी 1 होता है और इसका समूह भी 1 आता है, इसलिए इसका। और ये एक ऐसी अधातु है जो पीरियोडिक टेबल के बाई तरफ आती है, यानी कि लेफ्ट साइड में आती है, और बाकी सभी नॉन मेटल राइट साइड में आती है और पी ब्लॉक में आती है। और इसकी वैलेंसी +1 होती है, यानी कि संयोजकता वैलेंसी इसकी +1 होती है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1 होता है। इसमें s ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है। और इस हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में इसकी खोज की थी। खोज तो इसने की थी, और इसका नाम रखा था लेवोसियर ने, इसका नामकरण किया था लेवोसियर ने। लेवोसियर ने 1783 में इसका हाइड्रोजन का नामकरण किया था। और ये बाईं ओर पाई जाने वाली अकेली अधातु हाइड्रोजन आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में बाईं ओर पाई जाने वाली अकेली अधातु है। हाइड्रोजन हमारा सबसे हल्का तत्व होता है, और इसका परमाणु द्रव्यमान 1.008 होता है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, यानी कि लाइट एलिमेंट है सबसे। और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान यानी कि इसका एटॉमिक वेट
1.008 होता है। और यह सबसे हल्का तत्व होता है। और ब्रह्मांड में सर्वाधिक हाइड्रोजन पाया जाता है और दूसरे नंबर पर हीलियम पाया जाता है। जो हमारा सूर्य होता है उस पर सबसे अधिक मात्रा में भी हाइड्रोजन पाया जाता है और दूसरे नंबर पर हीलियम। और ब्रह्मांड में भी सबसे सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है और दूसरे नंबर पर हीलियम। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। और हाइड्रोजन का कोई रंग नहीं होता और उसकी कोई गंध भी नहीं होती, यानी कि वह रंगहीन होता है, गंधहीन और स्वादहीन होता है। और वह हाइड्रोजन देखने में भी पारदर्शी होता है, यानी कि उसके पारदर्शी का मतलब है कि जिसके आर पार देखा जा सके। तो हाइड्रोजन पारदर्शी एलिमेंट है और हाइड्रोजन एक ज्वलनशील एलिमेंट है, यानी कि यह जलने वाला एलिमेंट है। और यह हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है। हाइड्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। और यह क्या होता है? पारदर्शी होता है। पारदर्शी होता है और यह ज्वलनशील है। ज्वलनशील तत्व या एलिमेंट होता है। और इसकी नेचर उदासीन होती है, यानी कि इसका लिटमस पत्थर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि न्यूट्रल होता है हाइड्रोजन। उदासीन प्रकृति होती है, यानी कि न्यूट्रल होता है। लिटमस पत्थर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इस हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, यानी कि फ्यूल ऑफ फ्यूचर, भविष्य का ईंधन कहते हैं हाइड्रोजन को। और यह हाइड्रोजन जो हमारे एसिड होते हैं उनका अनिवार्य घटक होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। और हाइड्रोजन अम्लों का अनिवार्य घटक होता है। भविष्य का ईंधन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पर्यावरण अनुकूल होता है, इससे प्रदूषण नहीं होता है और आगे आने वाले भविष्य में इसके अनेक उपयोग देखने को मिलेंगे। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के समस्थानिक, यानी कि आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। इसके 3 समस्थानिक होते हैं। एक तो होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक। इसके 3 समस्थानिक होते हैं। फर्स्ट तो है इसका प्रोटियम। प्रोटियम इसको डिनोट करते हैं 1H1 से। इसका परमाणु क्रमांक तो 1 होता है और मास नंबर 1 होता है। और इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होती है और न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। और इस प्रोटियम को हल्का हाइड्रोजन कहते हैं। यह हल्का होता है इसलिए इसको हल्का हाइड्रोजन कहते हैं। और 99% यही पाया जाता है। 99% यही पाया जाता है।
बाकी के 2 समस्थानिक तो 1% मात्रा में पाए जाते हैं और 99% यही पाया जाता है। सेकंड आइसोटोप है इसका ड्यूटेरियम। इसको डिनोट करते हैं 1H2 से। इसका एटॉमिक नंबर तो 1 होता है और मास नंबर 2 होता है और इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होती है और न्यूट्रॉन की संख्या 1 होती है। न्यूट्रॉन की संख्या मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देते तो हमारी न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है और प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा बराबर होती है, इसलिए इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 होती है और ये भारी हाइड्रोजन होता है। प्रोटियम तो हमारा हल्का हाइड्रोजन था और ये भारी हाइड्रोजन होता है। भारी हाइड्रोजन होता है और इस जो भारी हाइड्रोजन होता है उसको D से डिनोट करते हैं और इस ड्यूटेरियम का प्रयोग भारी जल के निर्माण में किया जाता है। इस ड्यूटेरियम का उपयोग भारी जल के निर्माण में किया जाता है, भारी जल के निर्माण में। भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O, भारी जल के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ड्यूटेरियम को बाह्य हाइड्रोजन कहते हैं और इस ड्यूटेरियम का उपयोग भारी जल के निर्माण में किया जाता है। तीसरा आइसोटोप है ट्राइटियम। इसको 1H3 से डिनोट किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर 3 होता है और इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 2 होती है। न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है और ये ट्राइटियम एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है। यह रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। तो हमने हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रोटियम, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 1 होता है, जिनमें प्रोटॉन की संख्या 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है और ये प्रोटियम एक हल्का हाइड्रोजन होता है और 99% यही पाया जाता है। फिर सेकंड नंबर पर पढ़ा हमने ड्यूटेरियम, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर 2 होता है और इसमें प्रोटॉन की संख्या 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या भी 1 होती है और ड्यूटेरियम एक भारी हाइड्रोजन होता है और इसका उपयोग भारी जल के निर्माण में किया जाता है। फिर थर्ड नंबर पर हमने पढ़ा ट्राइटियम, जिसका एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 3 होता है, प्रोटॉन की संख्या 1 होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 और न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है और यह एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के कंपाउंड। कंपाउंड या यौगिक। हाइड्रोजन का एक कंपाउंड होता है जल, H2O से डिनोट करते हैं जिसका फॉर्मूला है H2O और इसका रासायनिक नाम है डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। इसमें 2 तो हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है, तो इसका रासायनिक नाम है डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। और इस जल का निर्माण जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमारा हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है। तो जल का निर्माण किस प्रकार होता है? हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर
जलाने पर यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके यानी कि ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करता है। हाइड्रोजन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करता है। जल का फॉर्मूला है हमारा H2O और इसका H2O का अणुभार होता है हमारा यानी कि मोलिकुलर वेट। इसका अणुभार होता है, हाइड्रोजन का तो मास नंबर हमारा 2 हाइड्रोजन है तो इसमें 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का मास नंबर होता है हमारा 16, 2 + 16 = 18। तो इस H2O का अणुभार 18 होता है और जो हमारा D2O होता है भारी जल, उसका अणुभार होता है 20 होता है। इसका तो अणुभार 20 होता है और इस H2O का अणुभार 18 होता है। और जो जल है हमारा वो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है यानी कि वह अम्ल व क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। जो जल है वो हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। मतलब कि यह अम्ल व क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। और जो जल है हमारा पारदर्शी होता है और रंगहीन होता है। जल का कोई रंग नहीं होता और कोई गंध नहीं होता और कोई स्वाद नहीं होता। तो जल हमारा पारदर्शी यानी कि इसके आर पार देखा जा सकता है। पारदर्शी होता है, रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन होता है। और यह तीनों स्टेट में उपलब्ध है यानी कि 3 अवस्थाएं पाई जाती है जल की। सॉलिड फॉर्म भी पाई जाती है और लिक्विड भी और गैसीय भी। सॉलिड फॉर्म में ये बर्फ के रूप में पाया जाता है। इसकी सॉलिड फॉर्म होती है बर्फ होती है और इस बर्फ का जो घनत्व होता है यानी कि उसकी डेंसिटी वो जल से हमेशा कम होती है। बर्फ का घनत्व हमेशा जल से कम होता है। और जल का घनत्व हमेशा ज़्यादा होता है किससे? बर्फ से। जो बर्फ होता है उसकी डेंसिटी जल से कम होती है। और जो जल है हमारा पृथ्वी के 71% सतह पर पाया जाता है यानी कि पृथ्वी के 71% भाग को घेरे हुए है। पृथ्वी की 71% सतह पर पाया जाता है। और जो बर्फ का घनत्व हमेशा जल से कम होता है, इसलिए जो बर्फ है हमेशा पानी के ऊपर तैरती है। बर्फ हमेशा पानी के ऊपर तैरती है। पानी के ऊपर क्यों तैरती है? क्योंकि इसका घनत्व जल से कम होता है। और जो बर्फ का घनत्व तो जल से कम होता है और पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। और जो बर्फ का आयतन होता है यानी कि वॉल्यूम वो हमेशा ज़्यादा होता है और किससे? जल से ज़्यादा होता है और पानी का आयतन कम होता है।
आइस वाटर अमुक घनत्व आयतन, घनत्व यानी कि डेंसिटी, आयतन वॉल्यूम होता है। बर्फ का घनत्व तो हमेशा कम होता है पानी से और जल का ज़्यादा होता है, और बर्फ का आयतन ज़्यादा होता है जल से, और जल का आयतन कम होता है बर्फ से। और जो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है उस पर जल का आयतन सबसे कम होता है और घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है। और जो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है उस पर जल का आयतन तो सबसे कम होता है और उसका घनत्व सबसे अधिक होता है। जो 4 डिग्री सेल्सियस ताप होता है, ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक, जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है और आयतन सबसे कम होता है। चार डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है और आयतन सबसे कम होता है। घनत्व यानी कि डेंसिटी, जल का घनत्व तो क्या होता है सबसे अधिक होता है यानी कि मैक्सिमम, और इसका आयतन होता है वो सबसे कम होता है यानी कि वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम होता है वो सबसे कम होता है यानी कि मिनिमम होता है। घनत्व तो सबसे अधिक और जो आयतन है वो सबसे कम होता है। जल का फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि जो जल है वो बर्फ में 0 डिग्री सेल्सियस पर बदलता है, और उसका गलनांक भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। 0 डिग्री सेल्सियस से ही जो जल है वो पिघलना शुरू करता है, और जो जल का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक बिंदु होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का हिमांक बिंदु तो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस, और गलनांक बिंदु भी यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जल का वो क्वथनांक बिंदु यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री पर ये वाष्प में बदलने लगता है जल। हिमांक बिंदु तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा कंपाउंड है हाइड्रोजन का H2O2। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ये H2O2 हमेशा प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ये क्या होता है? प्रबल ऑक्सीकारक। और इस H2O2 का उपयोग वॉल पेंटिंग में किया जाता है, ऑयल पेंटिंग में, और इसलिए करते हैं इसका उपयोग वॉल पेंटिंग और ऑयल पेंटिंग में, जो लेड लेयर होती है उसको हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग वॉल पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग
वॉल पेंटिंग मतलब दीवार पर चित्रकारी, और ऑयल पेंटिंग को तेल चित्रकारी भी कहते हैं। ऑयल पेंटिंग पर जो लेड लेयर होती है उसको हटाने के लिए। इसको हटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और इसका उपयोग जो गाँव होते हैं गाँवों की सफाई में। हम पढ़ रहे थे हाइड्रोजन का कंपाउंड H2O2 जिसे कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, और ये क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। और इसका उपयोग ऑयल पेंटिंग पर लेड लेयर को हटाने के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग घावों की सफाई में भी किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन गैस के उपयोग। हाइड्रोजन गैस के उपयोग। जो हाइड्रोजन गैस वो हमारी एक ज्वलनशील गैस होती है, और वो हमेशा पॉप ध्वनि के साथ जलती है, यानी कि पॉप की आवाज निकलती है उससे। H2 एक ज्वलनशील गैस है। जो हमेशा पॉप ध्वनि के साथ जलती है। और इस हाइड्रोजन गैस का उपयोग जो वायुयान होते हैं और रॉकेट इंजन होते हैं उनमें फ्यूल के ईंधन के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन गैस का जो रॉकेट इंजन होता है उसमें हमेशा द्रव हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। जो अंतरिक्ष यान होते हैं, अंतरिक्ष यान जो रॉकेट इंजन होता है उसमें द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। द्रव हाइड्रोजन का उपयोग। जो हॉट एयर बैलून होता है, यानी कि जिस गुब्बारे में गर्म हवा भरी जाती है उसमें हमेशा हाइड्रोजन गैस होती है। जो हॉट एयर बैलून होता है, गर्म हवा का गुब्बारा, उसमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। जो हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया होती है जिसमें वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है उसमें हाइड्रोजन को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में जो हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया होती है उसमें वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण करते हैं और जिसमें उत्प्रेरक के रूप में H2 को प्रयोग किया जाता है।
वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है। जो हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया होती है उसमें H2 का उपयोग किया जाता है और उसमें निकल, प्लेटिनम और प्लेडिनम भी उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। उसमें निकल, प्लेटिनम और प्लेडिनम भी उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। एक और है इसका उपयोग हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन गैस का उपयोग वेल्डिंग करने में भी किया जाता है और वेल्डिंग में ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला का उपयोग करते हैं और वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग वेल्डिंग में भी किया जाता है। और इस वेल्डिंग में ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला का उपयोग करते हैं। ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला जिसमें हमारी C2H2 गैस यूज की जाती है, जिसका रासायनिक नाम है एसिटिलीन। इस एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है जिसमें C2H2 जिसका रासायनिक फॉर्मूला होता है इस एसिटिलीन का, जिसमें हमारी कार्बन और हाइड्रोजन गैस यूज होती है, जिसे ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला भी कहते हैं। तो ये हमने हाइड्रोजन के उपयोग पढ़े। हमने पढ़ा हाइड्रोजन के दो कंपाउंड होते हैं। एक तो H2O होता है जिसका रासायनिक नाम जल होता है, जिसे डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड कहते हैं। और इसका निर्माण कैसे होता है जल का? जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो जो हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करता है, जिसका अणुभार होता है 18। और जो D2 हमारा भारी जल होता है उसका अणुभार होता है 20 होता है। फिर हमने पढ़ा जो जल है वो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, यानी कि अम्ल व क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है और यह पृथ्वी की 71% सतह पर पाया जाता है। और जल पारदर्शी होता है और उसका रंगहीन होता है, गंधहीन और स्वादहीन होता है और उसकी सॉलिड फॉर्म बर्फ होती है। और बर्फ का घनत्व हमेशा जल से ज़्यादा होता है, इसलिए जो बर्फ है वो हमेशा पानी के ऊपर तैरती है। बर्फ का घनत्व कम होता है और जल का ज़्यादा होता है। और बर्फ होता है उसका आयतन तो जल से ज़्यादा होता है और जल का आयतन कम होता है। और 4 डिग्री ताप पर जो जल का घनत्व है वो तो सबसे अधिक होता है और आयतन सबसे कम होता है। जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर सेकंड कंपाउंड हमने पढ़ा H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, और यह एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जिसका उपयोग वॉल पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग पर लेड लेयर को हटाने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग जो घाव होते हैं उसकी सफाई में भी किया जाता है। फिर हमने पढ़ा हाइड्रोजन गैस के उपयोग। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है और हाइड्रोजन गैस का उपयोग जो अंतरिक्ष यान होते हैं और रॉकेट इंजन होते हैं उनमें ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और रॉकेट इंजन में द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। जो गर्म हवा का गुब्बारा होता है, हॉट एयर बैलून में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है और जो हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया होती है जिसमें वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है उसमें हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं और उसमें निकल, हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में निकल, प्लेटिनम और प्लेडिनम भी उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा हाइड्रोजन गैस का उपयोग वेल्डिंग में भी किया जाता है और उसमें ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला का उपयोग करते हैं जिसमें हमारी एसिटिलीन गैस होती है जिसका फॉर्मूला है C2H2। तो ये हमने हाइड्रोजन नॉन मेटल कंप्लीट कर ली है। अगली नॉन मेटल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।